नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का एक बार फिर से एम के बिश्नोई क्लासेस में स्वागत। मुझे आशा है कि आप अपनी तैयारी में बेहतरीन 100% दे रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैं CUET की सेकंड क्लास लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो CUET ज्योग्राफी का होगा। एक क्लास इससे पूर्व हमने ले रखी है, ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बार फिर से कह दूं, कुछ बच्चों ने कहा कि सर क्लियरिटी इश्यू है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं कह दूं, आप अपने वीडियो में जब आप YouTube पर देख रहे होते हैं, आप अपने वीडियो में दाईं तरफ जो सेटिंग का ऑप्शन आता है उसमें जाकर के क्वालिटी में जाए और क्वालिटी के अंदर 480 मेगापिक्सल में इस वीडियो को देखें, वहां आपको बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी। अमूमन YouTube सेटिंग में आप 140 के साथ देख रहे होते हैं, 144 के साथ देख रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको धुंधला नजर आएगा। तो आप 480 के साथ देखिए। बिना किसी समय को जाया करते हुए सीधा हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। आज की जो अपनी क्लास है वो जनसंख्या के चैप्टर को लेकर के रहेगी। जनसंख्या, और मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जब भी आप इस क्लास को देखें तो आप अपनी नोटबुक, जो आपकी बुक है, उसको आप पास लेकर के बैठे। मैं आपको उससे मेंशन करवाते हुए बताऊंगा, क्योंकि यहाँ डेटा बहुत ज्यादा है इस पार्ट के अंदर और डेटा के प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आप बुक पास में लेकर के बैठे, मैं आपको नोट करवाऊंगा कहां से क्या प्रश्न उठने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर से जो पहला प्रश्न बनता है दुनिया की जनसंख्या वितरण को लेकर के, एशिया के जनसंख्या वितरण को लेकर के एक परिभाषा बनती है जेबी क्रेसी की। तो क्रेसी की परिभाषा याद रखना। हालांकि वो परिभाषा नहीं है, उन्होंने एक कोट करके कहा है एशिया की जनसंख्या के बारे में। उन्होंने कहा है कि एशिया की बहुत अधिक जनसंख्या बहुत कम क्षेत्र में रहती है, बहुत कम क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या रहती है। एक बार इस कोट को दोबारा ध्यान से सुनना। जेबी क्रेसी ने कहा है कि एशिया के कम क्षेत्रफल में बहुत अधिक जनसंख्या रहती है, बहुत बड़े भूभाग में बहुत कम जनसंख्या रहती है। ये असमान वितरण उसने बताया है। तो इसका प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आपको कह दिया जाएगा कि उक्त कथन किसका है? एशिया के बहुत अधिक भूभाग में कम जनसंख्या और बहुत कम भूभाग में बहुत अधिक जनसंख्या, ये कथन किसका है? तो ये कथन है जेबी क्रेसी का। पहला प्रश्न तो यहां से बनेगा। दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा दुनिया के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में जनसंख्या कितनी है? दुनिया के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहां आपका उत्तर ध्यान रखना 60%। या इसको दूसरे एंगल से पूछ ले कि दुनिया की 60% आबादी विश्व के कितने देशों में निवास करती है? अमूमन ऐसे एग्जाम्पलों में किताब से हूबहू प्रश्न उठते हैं, इसलिए ये चीज भी किताब में मेंशन है कि दुनिया की 10 सर्वाधिक बसे हुए देशों के अंदर दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। इससे अगला क्वेश्चन आपका इंडेक्स नंबर 2.1 में से बनने वाला है, डायग्राम नंबर 2.1 में से बनने वाला है। तो अगला आपको ध्यान रखना है, विश्व के अंदर जो मैक्सिमम जनसंख्या वाले देश है उनका 4-5 तक सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। चीन है, भारत है, यूएस है, इंडोनेशिया है, उसके बाद ब्राजील है, फिर पाक है, फिर नाइजीरिया है। इसका सीक्वेंस ध्यान रखना। इसका प्रश्न ऐसे बनेगा कि इनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जरूरी नहीं चाइना को ले, वो चाइना को हटा देता है, जैसे एक भारत ले लेता है, एक चाइना ले लेता है, एक भारत हटा देता है, इंडोनेशिया हटा देता है, पाक ले लेता है। तो इसका ये सीक्वेंस बन जाएगा कि चाइना, यूएस और पाक, ये सीक्वेंस बनेगा। और आरोही अवरोही का भी ध्यान रखो, बढ़ते क्रम और घटते क्रम का। तो ये सीक्वेंस
आप अपना नोटबुक में नोट कर लोगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका बनेगा जनघनत्व से। जनघनत्व परिभाषा पर जैसे ऐसे पूछ ले कि प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वितरण, जनघनत्व या वृद्धि या आदि, तो उसमें आपका ऑप्शन बैठेगा जनघनत्व। अर्थात जनघनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग इकाई में निवास करने वाले लोगों की संख्या। उसके बाद इसका अगला प्रश्न बनता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला ध्यान रखना, जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल, जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल। अब इसमें कई बार कंफ्यूज करने के लिए गुणा 100 लिख दिया जाता है या गुणा 1000 लिख दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। घनत्व के अंदर कोई गुणा के अंदर नहीं होता है, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल होता है सीधा सीधा। इस प्रश्न को एक अलग एंगल से पूछा जा सकता है कि किसी ए क्षेत्र की जनसंख्या 500 है और वहां का क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर है, तो वहां का जनघनत्व बताइए। फिर आपको फॉर्मूले में डाल करके उसका आंसर निकालना है। तो ये हो गया जनघनत्व का प्रश्न। उसके बाद एक आपका प्रश्न बनेगा इंडेक्स में से, इंडेक्स नंबर 2.1 पे आ जाएगी, तालिका नंबर 2.1, और यहां से आपके दो प्रश्न बनने की संभावना है। एक तो एशिया का जनघनत्व कितना है और एक इनका जनघनत्व का सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो आपको एशिया का तो ध्यान रखना ही, क्योंकि हम एशिया महाद्वीप के अंदर निवास करते हैं, और उसके बाद आपको अन्य महाद्वीपों का सीक्वेंस, अन्य महाद्वीपों का घनत्व याद नहीं रखना है, अन्य महाद्वीपों का सीक्वेंस। तो एशिया का जो जनघनत्व वो 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 146। और जब महाद्वीपों के सीक्वेंस की बात आए तो एशिया के बाद अफ्रीका, फिर यूरोप और फिर लैटिन अमेरिका। एशिया के बाद अफ्रीका है, फिर यूरोप है, फिर लैटिन अमेरिका। तो इस इंडेक्स में दो प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। पहला प्रश्न तो हो गया एशिया का जनघनत्व कितना है, 146। बाकी का जनघनत्व का डेटा याद नहीं रखना है, बाकी का सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस में आप सारे, मैंने 3 ही लिखे, आप सारों का सीक्वेंस नोट कर लीजिए। जैसे पहले में एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर लैटिन कैरिबियन अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका और फिर ओशिनिया। उसके बाद जो अगला प्रश्न बनने वाला है वो जनसंख्या वितरण का प्रश्न है। देखो विद्यार्थियों, जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले कारकों का एक चैप्टर दिया हुआ है किताब में, प्रभावित करने वाले कारक। अब आपको इनमें से क्या बनेगा? करने वाले कारक। ध्यान से सुनो, इसमें भौतिक कारक अलग है और आर्थिक कारक अलग है और सामाजिक कारक अलग है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन भौतिक कारक है और कौन आर्थिक कारक है। बिल्कुल माइनर मिस्टेक कभी कभार हो जाती है, तो आप अपने भौतिक कारकों को अलग लिख लीजिए कि ये भौतिक कारक है। जैसे भूआकृति हो गई यानी उच्चावच हो गया, जल की उपलब्धता एक भौतिक कारक है, मृदा एक भौतिक कारक है, तो क्लाइमेट एक भौतिक कारक है। तो भौतिक कारकों को आप अलग तैयार कीजिए और आर्थिक कारकों को अलग तैयार कीजिए। आर्थिक कारकों में जैसे खनिज लिखा हुआ है, नगरीकरण लिखा हुआ है, औद्योगिकीकरण लिखा हुआ है, ये आर्थिक कारक है। तो ऐसे आ जाए कि निम्न में से कौन भौतिक कारक नहीं है, या निम्न में से कौन आर्थिक कारक नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन आर्थिक कारक है। तो वितरण में से ये ही प्रश्न बनेगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा, वितरण और घनत्व में से 8-10 एक प्रश्न बनने की संभावना है। उसके बाद वितरण के 2 प्रश्न और है, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे आर्थिक कारकों में एक खनिज वाले में एग्जाम्पल है, आप उसको ध्यान रखना, पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया है, और वो एग्जाम्पल है कटंगा और जाम्बिया क्षेत्र। ये आ जाए जैसे कटंगा व जाम्बिया क्षेत्र। अब ये इस रूप में आएगा कि कटंगा व जाम्बिया में जनसंख्या संकेंद्रण के कारण औद्योगिकरण आ सकता है, नगरीकरण आ सकता है, खनन आ सकता है, मैदान आ सकता है।
तो यहां पर्टिकुलर ये खनिज हो जाएगा। अभी बात समझ में, कटंगा और जाम्बिया में सकेंद्रण क्यों है? खनिज के कारण। ये तांबा पेटी, और विशेष करके कौन सा खनिज है इसका भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तांबा के कारण। उसके बाद जो अगला प्रश्न बनने वाला वो औद्योगिकीकरण का है। जापान का एक उदाहरण दिया है, कोबे ओसाका सेक्टर। कोबे ओसाका सेक्टर। देखो जब आप गाइड के अंदर पढ़ोगे तो बहुत सारे दिए होंगे, इतना आपके दिमाग में कलेक्ट करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि गाइड अपना प्रचार करने के लिए मैक्सिमम डेटा को वहां शामिल करती है। हम मिनिमम डेटा से सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, इस पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपकी किताब में स्पष्ट दिया है, 2-3 प्रश्न में बताऊं। कोबे ओसाका, यूं भी पूछा जा सकता है कोबे ओसाका कहां है? जापान में। कोबे ओसाका के अंदर जनसंख्या सकेंद्रण ज्यादा क्यों है? औद्योगिकीकरण के कारण। तो इसका कारण बन गया औद्योगिकीकरण। अब मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। खनिज वाले में कटंगा जाम्बिया को याद रखना और कोबे ओसाका को याद रखना औद्योगिकीकरण में। कोबे ओसाका जापान में पड़ता है और कटंगा जाम्बिया की कंट्री ये पड़ते हैं अफ्रीका के अंदर। तो आप इसमें महाद्वीप का भी कंट्रीब्यूट करेगा। एक उसमें आपको ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, उसमें नाइजीरिया आएगा। आप जब सीक्वेंस के अंदर देखोगे तो ये प्रश्न हो गए। वितरण सामाजिक में कारण पूछा जा सकता है। सामाजिक के कारण तो बिल्कुल साफ अलग नजर आते हैं। कंफ्यूजन भौतिक और आर्थिक में होता है। बाकी सामाजिक के अंदर धर्म आ सकता है, जातीय सकेंद्रण हो सकता है, या राजनीतिक बिंदु हो सकते हैं। राजनीतिक जैसे राजनीतिक स्थिरता हो सकती है, या सीमाओं के खतरे हो सकते हैं। ये हो गया मूल रूप से वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है वो मैं जनसंख्या वृद्धि से ले रहा हूं। अगला जो चैप्टर है आपका जनसंख्या वृद्धि, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं? देखो जनसंख्या वृद्धि से बहुत कुछ प्रश्न बनेंगे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक तो डेफिनेशन में ध्यान रखना, प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि का प्रश्न पूछा जा सकता है। प्राकृतिक वृद्धि और एक होता है वास्तविक वृद्धि, इन दोनों का एक प्रश्न बन सकता है। प्राकृतिक वृद्धि क्या है? जन्म माइनस मृत्यु, ये तो है प्राकृतिक वृद्धि। अब इसका ऐसे पूछा जा सकता है, जन्म माइनस मृत्यु से प्राप्त होने वाली वृद्धि किस रूप में जानी जाती है? प्राकृतिक वृद्धि। फिर उसके साथ ऐसा बोलते हैं प्राकृतिक, वास्तविक, नकारात्मक, सकारात्मक वृद्धि, या ऐसे बोलते प्राकृतिक वृद्धि या प्राकृतिक वृद्धि ज्ञात की जाती है जन्म माइनस मृत्यु, फिर कुछ प्लस में जोड़ दे आप्रवास, अप्रवास, माइनस अप्रवास, माइनस अप्रवास, ऐसा। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक वृद्धि में केवल जन्म में से मृत्यु को घटाया जाता है। एक होती है वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि में 2-3 प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना। जन्म है, मृत्यु तो होगी, घटेगी, जन्म माइनस मृत्यु, और इसके साथ एक ऐसे लिखा सकता प्लस माइनस प्रवास। एक विकल्प ये बन सकता है, आप इसको मानोगे ये तो नहीं है, ये है प्लस माइनस प्रवास, प्लस माइनस दोनों चीजें आनी चाहिए। या इसको दो अन्य रूपों में भी लिखा जा सकता है, जैसे जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास। यदि आप्रवास हुआ है तो जुड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर? आप्रवास का मतलब लोग आकर के बसे हैं वो तो जुड़ेंगे, और यदि उत्प्रवास हुआ है तो वो घटाए जाएंगे। माइनस उत्प्रवास, ये जो फॉर्मूला है जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये वास्तविक वृद्धि को इंगित करता है। ये दो चीजें हो गई, प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु, वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस माइनस प्रवास, या फिर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। इसमें कई बार क्या होता है, जैसे इसका माइनस लिख दिया जाता है आप्रवास का, और इसका प्लस लिख दिया जाता है, वो गलत हो जाएगा।
एक बार फिर से ध्यान से सुन ले। आप्रवास का मतलब होता है किसी भी स्थान पर लोगों का आकर के बसना, और उत्प्रवास का मतलब होता है कहीं से लोगों का चला जाना। एक शॉर्ट एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं। ए स्थान से 5 लोग चले गए, वहां से उठ करके चले गए, तो ये ए स्थान के लिए उत्प्रवास माना जाएगा। अर्थात 5 लोग है वो वहां की जनसंख्या में से घटेंगे। और यदि उसी ए स्थान पर कहीं से 10 लोग आ गए हैं, बाहर आ गए हैं, यदि आए हैं तो वो उस क्षेत्र के लिए आप्रवास माना जाएगा। और यदि वहां आकर के रहे हैं तो वो वहां की जनसंख्या में जुड़ेंगे, इसलिए आप्रवास जुड़ेगा और उत्प्रवास घटाया जाएगा। उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के घटक, परिवर्तन के घटक, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि का एक दूसरा नाम और है जनसंख्या परिवर्तन। तो जनसंख्या परिवर्तन कह दो या जनसंख्या वृद्धि कह दो, एक ही शब्द है। परिभाषा भी पूछी जा सकती है, जनसंख्या वृद्धि क्या है? एक निश्चित समयावधि में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। एक निश्चित समयावधि, समयावधि का क्या मतलब हुआ? जैसे 10 साल 5 साल में भारत की जनगणना होती है, 2001 के अंदर हुई और उसके बाद 2011 में हुई, तो ये 10 साल समयावधि है। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर एक समयावधि के अंदर वहां के लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। धनात्मक ऋणात्मक वृद्धि का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। धनात्मक वृद्धि क्या है कि एक समयावधि के अंदर लोगों की संख्या में यदि बढ़ोतरी होती है तो वो धनात्मक परिवर्तन है, और एक समयावधि में किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या में कमी आती है तो वो ऋणात्मक वृद्धि है। भारत वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, भारत में अब तक जितने सारी पॉपुलेशन काउंटिंग हुई है उसमें केवल एक ही जो समयावधि थी 1911 से लेकर के 1921 के बीच की समयावधि, उस समय नेगेटिव हुआ था, यानी नकारात्मक वृद्धि हुई थी, वो अपन उस चैप्टर में देख लेंगे। तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक, एक यहां से प्रश्न बनता है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कितने? आपको याद रखने हैं 3 घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। इन तीनों में से कोई एक साथ में जोड़ दे और ऐसे पूछ ले कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक निम्न में से कौन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। उसके बाद 2 प्रश्न बनेंगे, एक जन्म दर का बनेगा और एक मृत्यु दर का बनेगा। जन्म दर CBR, देखो जन्म दर हमेशा अशोधित निकाली जाती है, अशोधित जन्म दर होती है। जन्म दर की परिभाषा का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जन्म दर की परिभाषा ध्यान रखना, प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे, परिभाषा क्या है? प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। एक एक शब्द को नोट करना, किसके पीछे? प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है। और इसमें कई बार पूछा जाता है CBR बराबर है, यानी अशोधित जन्म दर बराबर है कुल जनसंख्या में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, या जीवित शब्द हटा देते हैं, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या या प्रसवों की संख्या। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे जीवित पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को वहां की जन्म दर के रूप में इंगित किया जाता है। जन्म दर का फार्मूला भी पूछा जा सकता है, और जन्म दर के फार्मूले में ध्यान रखना, जीवित पैदा होने वाले बच्चों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या, उस वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या और गुणा 1000 होता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गुणा भूल जाते हैं, या फिर 1000 की जगह 100, क्योंकि अभी अपन ने बहुत गहरा इसको पढ़ा नहीं है, डीप पढ़ा नहीं है। तब मैं आपको याद दिलाता हूं। तो जब भी आपके फॉर्मूले की बात आए तो आपको याद ध्यान रखना है कि किसी वर्ष विशेष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या,
जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बटे उस क्षेत्र में उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या। और ध्यान रखना, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसके साथ जीवित शब्द जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बटे वर्ष के मध्य की जनसंख्या, यानी उस वर्ष की जनसंख्या इंटू 1000। ये ध्यान रखना। ये हो गई बर्थ रेट, जन्म दर। जन्म दर के दो प्रश्न, परिभाषा और फॉर्मूला। उसके बाद आती डेथ रेट, मृत्यु दर। मृत्यु दर में टोटल मृत्यु होती है। मृत्यु दर की परिभाषा भी ध्यान रखना, किसी वर्ष विशेष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या। यहां प्रति 1000 स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या। वहां पर प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित पैदा होने वाले बच्चों की संख्या, जबकि यहां है प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या। अब इसका फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या इंटू 1000। दोनों में इंटू 1000 है, ये ध्यान रखना। यहां जीवित जन्म लेने वाले बच्चे हैं, जबकि यहां टोटल मृतकों की संख्या है बटे मध्य की कुल जनसंख्या है, इसमें भी कुल जनसंख्या है, इंटू 1000 है, 2000। ये हो गया जनसंख्या वृद्धि से जुड़ा चैप्टर। अगली क्लास के अंदर हम प्रवास और जनसंख्या परिवर्तन के बारे में देखेंगे। तो आशा है, आशा ही नहीं मैं तो विश्वास करता हूं कि आपको ज्योग्राफी के अंदर बहुत बेनिफिट होगा। और हम कोशिश करेंगे कि यदि आपका दुनिया की देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए, और यदि आपकी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी ये क्लासें आपके साथ जुड़ी रहेगी। आप जहां भी ज्योग्राफी के साथ रहना चाहते हैं, आपको ये बिस्नोई क्लासेस हमेशा फायदा पहुंचाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।